हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। और देखिए सामाजिक अध्ययन में आज हमें चैप्टर पढ़ना है महाजनपद काल। तो ये जो महाजनपद काल चैप्टर है ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। और देखिए आपके सिलेबस में ठीक है सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भूगोल और हिस्ट्री से। ठीक है यानी सामाजिक अध्ययन में अगर आपने स्टार्टिंग से क्लासेस देखी होगी तो शुरुआत में हमने बताया है कि आपको सामाजिक अध्ययन में क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप शुरुआत वाली क्लास देख सकते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास और भूगोल से। देखिए जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें देखिए इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स से जितना पोर्शन पूछा जाता है वो सारा कुछ हम उस प्रश्नों के माध्यम से करते चलेंगे। बस आपको डेली पढ़ते रहना है ठीक है और जितना पिछला पढ़ाया गया है वो पूरा रिवाइज करते रहिए। तो देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इससे हम पहले पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म धर्म के बारे में। तो अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लें क्योंकि देखिए वहां से प्रश्न पूछा जरूर जाता है। बौद्ध धर्म से या तो जैन धर्म से एक प्रश्न लघुत्तरी में जरूर आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल प्राचीन भारत का वह युग था जब अनेक छोटे बड़े राज्य उभर कर शक्तिशाली महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। यानी प्राचीन भारत का वह युग जब छोटे छोटे राज्य ठीक है उभर कर आए और महाजनपदों में परिवर्तित हो गए, बड़े बड़े महाजनपद बन गए। यह काल लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है। ये कब से शुरू होता है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसके देखिए प्रमुख तथ्य प्रारंभिक आर्य काल में कई जनजातियां थी। यानी जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे वहां हमने आर्य के बारे में बताया था ठीक है। लेकिन समय के साथ उन्होंने संगठित राज्यों का रूप लिया। ठीक है बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। ठीक है तो चलिए अब हम समझते हैं 16 महाजनपदों की सूची। यहाँ से देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। यहाँ से देखिए एक महाजनपद का कोई नाम दिया होगा और कहेगा इसकी राजधानी बताइए। या जैसे देखिए ये एक महाजनपद है अंग, इसकी राजधानी क्या है? चंपा। या तो चंपा दे देगा, कहेगा बताइए किस महाजनपद की राजधानी है। तो ये आपको देखिए 16 महाजनपद नोट करते रहना है, साथ ही साथ इनका रिवाइज बार बार करते रहना है। तो देखिए कौन कौन से 16 महाजनपद हैं। तो देखिए पहला है अंग, इसकी राजधानी है चंपा। और दूसरा है मगध, इसकी राजधानी है राजगृह या पाटलिपुत्र। दूसरा तीसरा है काशी, इसकी राजधानी है वाराणसी। फिर अगला है देखिए कौशल, इसकी राजधानी है श्रावस्ती। ये स्टार्टिंग के जो ये हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनता है। अगला है देखिए वज्जी, इसकी राजधानी है वैशाली या मिथिला। छठा महाजनपद है मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनगर या पावा। सातवां महाजनपद है चेदी, इसकी राजधानी है सुक्तिमती। अगला है देखिए आठवां महाजनपद वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी। यानी वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। नौवां महाजनपद है कुरु, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। दसवां है देखिए पंचाल, इसकी राजधानी क्या है? अहिच्छत्र या कामपिल्य। 13वां महाजनपद है मत्स्य, इसकी राजधानी है विराटनगर। 12वां है सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा। 13वां है अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी। गंधार, इसकी राजधानी तक्षशिला। कंबोज, उत्तर पश्चिम भारत वर्तमान अफगानिस्तान। 16वां महाजनपद है अस्मक, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। ये कहाँ का एकमात्र महाजनपद है? तो दक्षिण भारत का है, गोदावरी तट पर। यानी इसकी लोकेशन कहाँ है? गोदावरी तट के किनारे। तो देखिए ये हमने टोटल 16 महाजनपद पढ़े और इनकी राजधानी। अब देखिए हमें आगे पढ़ना है मगध साम्राज्य के बारे में। तो देखिए अब हमें आगे क्या पढ़ना है? हम आगे पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में आपके है। ठीक है तो देखिए मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। यह काल बौद्ध और जैन धर्म के उदय से भी जुड़ा हुआ है। श्रेणी व्यवस्था, नगरों का विकास, लोहा, सिक्कों और व्यापार का विस्तार इसी समय हुआ। ठीक है तो देखिए मगध के राजवंश, मगध के अंतर्गत कौन कौन से राजवंश आते हैं? तो मगध भारत का एक प्रमुख महाजनपद था। ठीक है जिसने क्रमशः कई शक्तिशाली राजवंशों के अधीन रहकर भारतीय इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। तो देखिए मगध साम्राज्य में कौन कौन से राजवंश आते हैं? तो देखिए मगध साम्राज्य पहला देखिए राजवंश है हर्यक वंश। दूसरा है देखिए शिशुनाग वंश। तीसरा है नंद वंश और चौथा मौर्य वंश। पांचवा शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतर्गत ही हमें पढ़ना है सम्राट अशोक के बारे में। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व।
प्रारंभिक मगध साम्राज्य का निर्माता वंश, यानी प्रारंभिक जो मगध साम्राज्य का अगर निर्माता कौन पूछा जाए तो है हर्यक वंश। ठीक है। इसके संस्थापक हैं बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण मिला, यानी हर्यक वंश के समय बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण दिया गया। राजगृह राजधानी थी, हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? राजगृह। बिंबिसार ने कई शक्तिशाली राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाए, यानी जो बिंबिसार था उसने कई राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाए। उसके पुत्र अजातशत्रु ने राज्य विस्तार और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, यानी बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। उसने राज्य का विस्तार किया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन। तो अगला है देखिए शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के पतन के बाद सत्ता में आया, यानी किस राजवंश के बाद आया ये? हर्यक वंश के पतन के बाद। संस्थापक तो शिशुनाग। यहाँ से देखिए प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं कि कौन से राजवंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शिशुनाग वंश के संस्थापक। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न याद रखने की। राजधानी पहले वैशाली फिर पाटलिपुत्र, यानी शिशुनाग वंश में जो राजधानी थी पहले वैशाली को बनाया, फिर इसके बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। विदेह और काशी को मगध में मिलाया, यानी विदेह राज्य और काशी इनको क्या किया? मगध में मिला लिया। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। ठीक है, देखिए जितना हम आपको बता रहे हैं बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है। अगला है देखिए नंद वंश 344 से 312 ईसा पूर्व। मगध का पहला शूद्र शासक वंश। ठीक है। धन और सेना के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो मगध साम्राज्य था वो अपनी धन दौलत और सेना के लिए प्रसिद्ध था। इसके संस्थापक कौन थे? तो महापदम नंद। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद। विशाल सेना और धन संपत्ति का स्वामी। अंतिम शासक घनानंद को जनता अप्रिय मानती थी, यानी नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। इसको देखिए जो जनता है अप्रिय मतलब अच्छा नहीं मानती थी। वह बुद्धिजीवियों विशेषकर ब्राह्मणों को तुच्छ समझता था, यानी जो घनानंद था वो ब्राह्मणों को बिल्कुल तुच्छ समझता था, उनकी मतलब इज्जत नहीं करता था, उनका सम्मान नहीं करता था। चाणक्य जैसे विद्वान का उसने अपमान किया। घनानंद ने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया था, जो कि एक बहुत अच्छे विद्वान थे। चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? तो अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने उसे हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की। यानी देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर घनानंद को हराया, फिर इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो क्या है देखिए मौर्य वंश 322 से 185 ईसा पूर्व। भारत का पहला विशाल साम्राज्य, अखंड भारत की नींव, ये पूरे भारत पर इसका कब्जा था मौर्य वंश का। इसके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव डाली। ठीक है, यानी मौर्य वंश की स्थापना की। सैलुकस को हराकर पश्चिमी भारत प्राप्त किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सैलुकस को हराकर पश्चिमी भारत प्राप्त किया। अशोक महान कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे देखिए अशोक महान के बारे में, क्योंकि देखिए मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही आते हैं अशोक। ठीक है। स्तंभ लेख, शिलालेख और धर्म विजय की नीति अपनाई। प्रशासनिक कुशलता और संगठन का अद्भुत उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, यानी मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। अशोक की अहिंसा नीति, सेना कमजोर हो गई, युद्ध बंद हो गए। ठीक है। कमजोर उत्तराधिकारी, अशोक के बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं रहा, यानी मौर्य वंश में अशोक के बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं रहा। अगला है देखिए बहुत बड़ा साम्राज्य संभालना कठिन हो गया, यानी साम्राज्य बहुत ज्यादा बड़ा था इस वजह से संभालना काफी कठिन हो गया। आर्थिक संकट, धार्मिक कार्यों में खर्च बढ़ा, कर भारी हो गया। ठीक है। देखिए ब्राह्मणों की नाराजगी, बौद्ध धर्म के कारण वैदिक परंपराएं दब गई। ठीक है। छठा कारण है विद्रोह और टूट, प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे, यानी छोटे छोटे जो शासक थे वो स्वतंत्र होने लगे। सातवां कारण है विदेशी आक्रमण, उत्तर पश्चिम से यूनानी और शकों का खतरा बढ़ गया। सेना और प्रशासन में गिरावट देखी गई, अनुशासन और नियंत्रण खत्म हो गया, यानी अनुशासन और नियंत्रण खत्म हो गया। अंततः 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य वंश का अंत किया। ठीक है। अगला देखिए शुंग वंश। तो देखिए मौर्य वंश के बाद ब्राह्मण सत्ता की पुनः स्थापना हो गई, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में देखिए ब्राह्मणों की जो सत्ता है खत्म हो चुकी थी, वहां पर बौद्ध धर्म चल रहा था। लेकिन जैसे ही शुंग वंश आया फिर ब्राह्मणों का देखिए वर्चस्व बढ़ने लगा। देखिए इसके हैं संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके। प्रारंभिक हिंदू पुनरुत्थान का युग, इसे क्या कहा जाता है? प्रारंभिक हिंदू पुनरुत्थान का युग।
बौद्ध धर्म की तुलना में वैदिक परंपराओं को बढ़ावा दिया। संस्कृत साहित्य, कला और यज्ञों का विकास, यानी शुंग वंश में क्या हुआ? संस्कृत साहित्य, कला और यज्ञों का विकास हुआ। अब चलिए हम समझते हैं अशोक महान के बारे में, ठीक है? ये अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली सम्राट था। वह भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक माना जाता है, ठीक है? पूरा नाम अशोक मौर्य, पिता बिंदुसार, दादा चंद्रगुप्त मौर्य, राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व, ठीक है? चलिए अब आगे हम समझते हैं। शासनकाल लगभग 269 से 232 ईसा पूर्व। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। उपाधि अशोक को कौन कौन सी उपाधि दी गई? तो देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यानी अशोक को कौन सी उपाधि दी गई? तो देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। अब चलिए हम अगला है कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। यह अशोक के जीवन की सबसे निर्णायक घटना थी। कलिंग वर्तमान उड़ीसा को जीतने के लिए भयानक युद्ध हुआ। यानी कलिंग कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है, ठीक है? इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, हजारों घायल व बंदी बनाए गए। यानी इसमें देखिए 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। युद्ध के बाद अशोक को गहन पश्चाताप हुआ। यानी कलिंग युद्ध के बाद देखिए अशोक को बहुत ज्यादा दुख हुआ। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक ने देखिए युद्ध करना छोड़ दिया। जैसे अशोक ने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। यानी इसका परिणाम क्या निकला कि अशोक ने देखिए हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। धम्म, नैतिकता, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने लगा। हम समझते हैं अशोक के शिलालेख और स्तंभ। अशोक ने अपने आदेशों को, यानी अशोक ने जो अपने आदेश ठीक अपने बारे में, वो पाषाण और शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया, ठीक है? ये ब्राह्मणी लिपि यानी प्राचीन भारतीय लिपि में है, ठीक है? किस लिपि में लिखे हैं? तो ब्राह्मणी लिपि में। प्रमुख स्थान सांची, सारनाथ, प्रयाग, लौरिया, नंदनगढ़, दिल्ली, कंधार आदि। अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? तो देखिए सांची में, सारनाथ में, प्रयाग में, लौरिया, नंदनगढ़, दिल्ली, कंधार आदि। और अगला है देखिए अशोक स्तंभ सारनाथ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, 4 सिंहों वाला चिन्ह। देखिए जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जिसमें 4 सिंह बने होते हैं, 3 सिंह दिखाई देते हैं, एक सिंह देखिए नहीं दिखाई देता है, वो कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया है। वो अशोक का स्तंभ जो सारनाथ में लगा हुआ है, वहां से लिया गया है, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। चलिए अब आगे हम समझते हैं सिकंदर के बारे में, ठीक है? तो देखिए सिकंदर इतिहास का एक महान योद्धा और विजेता था, जिसने बहुत ही कम उम्र में विश्व का विशालतम साम्राज्य स्थापित किया। यानी बहुत ही छोटी उम्र में उसने क्या किया? विश्व में विशालतम साम्राज्य स्थापित किया। पूरा नाम अलेक्जेंडर, पिता का नाम फिलिप द्वितीय। जन्म कहाँ हुआ था? 356 ईसा पूर्व, मैसिडोनिया जो कि ग्रीस में है। ग्रीस बोले तो यूनान, यूनान, ग्रीस को ही हम कहते हैं यूनान। इसके गुरु कौन थे? अरस्तु, ठीक है? राजगद्दी पर बैठना, कब बैठा राजगद्दी पर? 336 ईसा पूर्व, पिता की मृत्यु के बाद। और इसकी मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व, बेबीलोन जो कि वर्तमान में कहाँ है? इराक में है, ठीक है? मृत्यु कहाँ पर हुई? बेबीलोन में। इस सिकंदर का अभियान, उसने यूनान से भारत तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है? मिस्र, फारस, अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जीतने के बाद भारत की ओर बढ़ा। यानी कब वो भारत की ओर आया? पहले मिस्र, फारस, अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जीतने के बाद भारत की ओर बढ़ा। अगला है देखिए भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व। सिकंदर काबुल के रास्ते भारत में घुसा। यानी किस रास्ते से आया? काबुल। काबुल किसकी राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है। उसने पंजाब के कई छोटे राज्यों को हराया। पंजाब के जो छोटे-छोटे राज्य थे उनको हराया। सबसे प्रसिद्ध युद्ध पोरस राजा पुरु से हुआ। यानी सिकंदर का सबसे अगर प्रसिद्ध युद्ध किससे हुआ? तो पोरस के राजा पुरु से हुआ। ठीक है? इसे हाइडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है। ठीक है? झेलम नदी के किनारे, यानी ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे। सिकंदर बनाम पोरस युद्ध, यानी सिकंदर और पोरस का युद्ध। पोरस ने वीरता से युद्ध किया। पराजित होने के बावजूद उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने कहा, तुमसे एक राजा की तरह व्यवहार किया जाएगा, और पोरस को उसका राज्य लौटा दिया गया। यानी सिकंदर ने क्या किया? पोरस को उसका राज्य लौटा दिया। जो ये युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस का, तो देखिए सिकंदर के पास बहुत विशाल सेना थी, हाथी, घोड़े और सैनिक और हथियार। लेकिन जो पोरस था देखिए ये इसका छोटा साम्राज्य था और इनके पास ना ज़्यादा हाथी घोड़े थे और ना ही ज़्यादा हथियार थे। फिर भी ये वीरता से सिकंदर से लड़ता गया। ठीक है? हार नहीं मानी और ना ही घुटने टेके, लगातार युद्ध करता रहा सिकंदर से। अंततः देखिए हार तो ज़रूर हुई पोरस की, लेकिन वो आखिरी तक वीरता से लड़ता रहा। इसी वीरता को देखकर सिकंदर ने उसका देखिए राज्य वापस कर दिया। तो देखिए कुछ ऐसे इतिहास में राजा हुए हैं जो उनकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो उन्हीं में से एक है पोरस।
तो चलिए हम अब आगे समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व बहुत कम समय के लिए था, ठीक है, यानी बहुत कम समय के लिए, लेकिन इसके राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभाव दीर्घकालिक और महत्वपूर्ण रहे। तो देखिए पहला है राजनीतिक प्रभाव। तो देखिए छोटे राज्यों की कमजोरी उजागर हुई। सिकंदर ने देखा कि भारत में कई छोटे-छोटे राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे। इससे उसकी विजय आसान हो गई। ठीक है? अगला है देखिए मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी देखिए। सिकंदर के लौटने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इन राज्यों को मिलाकर एक मजबूत साम्राज्य बनाया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी हराकर पश्चिमी भारत तक अधिकार किया। ठीक है? अगला है देखिए सांस्कृतिक प्रभाव। भारत और यूनान के बीच संपर्क बढ़ा। सिकंदर के साथ आए ग्रीक विद्वानों और सैनिकों ने भारत की संस्कृति, समाज, वनस्पति, जीव जंतु और धार्मिक मान्यताओं को अध्ययन किया, यानी धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन किया। और देखिए इंडो ग्रीक संस्कृति की शुरुआत हुई। उसके बाद कई ग्रीक अधिकारी भारत में बस गए। यानी सिकंदर के आने के बाद देखिए क्या है, कई ग्रीक जो अधिकारी थे, यानी जो कहाँ से आए थे? यूनान से आए थे, वो भारत में बस गए, जिससे यूनानी और भारतीय सभ्यता का मेल हुआ। अगला है देखिए व्यवहारिक प्रभाव क्या पड़ा? तो देखिए भारत और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार बढ़ा, नए मार्ग खुले, विशेषकर सिंधु घाटी से मेसोपोटामिया और यूनान तक। व्यापारिक वस्तुएं जैसे मसाले, रत्न, हाथी, कपड़ा आदि पश्चिम में प्रसिद्ध हुए। अगला देखिए भौगोलिक ज्ञान और इतिहास लेखन। भारत का वर्णन यूनानी ग्रंथों में आया, यानी भारत का वर्णन कहाँ पर मिला? यूनानी ग्रंथों में। सिकंदर के साथ आए इतिहासकारों जैसे एरियन, स्ट्रोबो, कुर्सियस, रूफस आदि ने भारत का वर्णन किया। भारत का पश्चिमी विश्व से भौगोलिक परिचय हुआ, यानी भारत देखिए पश्चिमी विश्व में भी परिचित हुआ। देखिए पश्चिमी विश्व से मतलब है वेस्टर्न कंट्री, यानी यूरोप महाद्वीप के लोग। तो देखिए अगला है सैनिक व प्रशासनिक प्रभाव। कुछ भारतीय शासकों ने सिकंदर की सेना पद्धति से प्रेरणा ली, यानी भारत के जो शासक थे, ठीक है, पहले उतना ज्यादा युद्ध में निपुण नहीं थे, लेकिन सिकंदर की सेना को देखकर वहां से उनको काफी प्रेरणा मिली। सेनाओं में घुड़सवार और संगठन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। यानी सेनाओं में देखिए क्या है, भारतीय सेनाओं में घुड़सवारी पर ध्यान दिया गया। और देखिए संगठन पर अधिक ध्यान दिया गया। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और आज इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा महाजनपद काल। महाजनपद काल। तो कितने महाजनपद काल हैं? तो महाजनपद कालों की संख्या है 16, यानी इनके बारे में हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा। और देखिए फिर हमने पढ़ा देखिए मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य में कौन-कौन से राजवंश आते थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। साथ ही हमने अशोक और सिकंदर के बारे में पढ़ा। देखिए यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा ज़रूर जाएगा। तो आपको जितना हमने बताया है सारा कुछ नोट ज़रूर कर लेना है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।